नमस्कार। धन्यवाद। जो आपका जो पहला सवाल है कि क्लाइमेट चेंज से जैव विविधता पे क्या असर पड़ेगा या क्या असर पड़ रहा है। तो अभी मैं ये बता सकता हूँ कि आजकल जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, उससे ये समझ में आया है कि डेफ़िनेटली टेम्परेचर हिमालय क्षेत्र में बढ़ रहा है। जैसे बहुत सारी दुनिया में हो रहा है, तो हिमालय में थोड़ा ज़्यादा ही दिखा रहा है। ये थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ पोल, साउथ पोल में अच्छा दिखाई देता है और हिमालय में भी क्लाइमेट चेंज का असर अच्छा दिखाई देता है। ये जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो वनस्पति है या ये पेड़-पौधे हैं, उनकी जो फिनोलॉजी साइकिल्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं। मतलब अ, गर्मियों में वो किस महीने से अपना नए पत्ते, नया फूल या नया फल देना है, उनका टाइम जो पहले था, उससे थोड़ा चेंज हो गया आजकल। तो पहले मान लीजिए कि कोई पेड़ में फूल मई में आना है, तो वो आजकल अप्रैल में मतलब 1 महीने लगभग या डेढ़ डेढ़ 3 हफ्ते पहले ये नए पत्ते आ जाते हैं, नए फूल खिल जाते हैं, फल आ जाता है। तो ये असर पड़ रहा है वेजिटेशन पे। इसके हिसाब से इसकी वजह से कुछ जानवर जो हैं उससे जो निर्भर हैं, वो भी अपने एक्टिविटीज़ को बदल रहे हैं। तो पहले मान लीजिए कुछ कीड़े-मकोड़े जो अ, अप्रैल से अपना एक्टिविटी शुरू करते हैं, वो आजकल मार्च में शुरू कर लेते हैं। चिड़िया जो जून में आता है हिमालय में प्रजनन करने के लिए, वो मई में आने लग रहा है। और कुछ जानवर कुछ ऊँचाई पे पाए जाते हैं, वो थोड़े-थोड़े और ऊँचे जाना कोशिश कर रहे हैं या थोड़ा दूसरे हैबिटेट्स को जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कुछ चेंजेस हम देखता हुए आ रहे हैं। ये पिछले कुछ 20 साल से 30 साल से कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारा। आगे भी स्टडीज चलेगा, तभी पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज से क्या एक्चुअल इम्पैक्ट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी पे। जहाँ आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने से जंगल में भोजन पाने का क्या होगा? ये जो मैंने पहला सवाल का जवाब दिया, वो भी इससे कनेक्टेड है। जो कुछ जानवर वनस्पति से निर्भर हैं, वनस्पति से कुछ कीड़े-मकोड़े भी निर्भर हैं। कुछ चिड़िया जो कीड़े-मकोड़े खाते हैं, वो भी मतलब इसे फूड चेन में जो एक चेंज आता है तो उसके हिसाब से बाकी लेवल पे भी चेंजेस होता है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये अगर हम फूड चेन में देखेंगे, कोई टेम्परेचर चेंज की वजह से अगर प्रोड्यूसर्स मतलब वनस्पति कुछ पहले ही अपना काम शुरू कर देता, मतलब नए पत्ते आने हैं, फूल आने, फल आने हैं, उसके हिसाब से बाकी सब जानवर अपना एक्टिविटी को तय करना होगा। इसमें इनमें कुछ चीज़ें होता है ज़रूर जनरली कि 1-2 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है कि किसी साल वर्षा बहुत कम होता है, ड्रॉट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कुछ जंगलों में बिल्कुल कोई फ्रूट्स नहीं होते हैं, तब जानवर बाहर जंगल छोड़ के बाहर आ जाते हैं, कुछ जानवर वहीं मर जाते हैं। तो ये सब चेंजेस हैं जो लार्ज स्केल चेंजेस हैं, ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2009 में सिक्किम में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया था 2009 में काला बालू हिमालय जंगल छोड़ के गैंगटॉक शहर और गांव में सब आ गए। उनका जंगल अच्छा स्टेटस में है बट फिर भी समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ। बहुत बहुत साल बाद मुझे एक और इंफॉर्मेशन मिला, रिपोर्ट, इससे पता चला कि 40-50 साल की जो रेनफॉल अगर डेटा देखा जाए तो 2009 में सिक्किम में रेनफॉल बिल्कुल कम था। इसकी वजह से जंगल में प्रोडक्शन कम हुआ, तो ये हैबिटेट में असर पड़ता है ऐसा। तो इसकी वजह से जानवर मैनेज कर पाते हैं तो वहीं मर जाएँगे, जो बड़ा जानवर है काला बाल जो दूर जा सकता है वो मैनेज कर लेते हैं। तो ये वाले चेंजेस आएँगे। एनिमल्स हैबिटेट छोड़ के एक हैबिटेट में खाना नहीं तो दूसरा हैबिटेट ज़रूर चलेंगे। तीसरा सवाल आपका जो वन्य जीव में रहने वाले जगह उनके हैबिटेट किस तरह प्रभावित हो रहा है, जैसे मैंने अभी कहा था क्लाइमेट एंड रेनफॉल, स्नोफॉल ये सब इंटर रिलेटेड है। किसी जगह पे स्नोफॉल कम होने लगने से काला बालू हाइबरनेशन नहीं करता। हाइबरनेशन नहीं करेगा तो वो गांव में आता है, खेत में नुकसान करता है और
ये मवेशियों को मारता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये मनुष्य और जंगली जानवर के बीच में जो टकराव, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बोल रहे हैं, वो आजकल बढ़ता है हाइबरनेशन कम होने से। सो हैबिटाट्स अच्छा प्रोडक्शन रहने के लिए सही तापमान, सही वर्षा, सही स्नोफॉल होना जरूरी है। जहां जहां नहीं होता वो चेंज हो जाता है। अच्छा, जो अच्छा सवाल पूछा आपने अबाउट हिमालयन स्नो ट्राउट। हिमालयन रिवर्स में ऊपर वाले मतलब हायर रीचेस में दो मेन मछलियां मिलते हैं। एक तो मासीर जो बोलते हैं, और उसके ऊपर स्नो ट्राउट। स्नो ट्राउट, टिबेटन स्नो ट्राउट, ये एक नेटिव स्पीशीज है। ब्राउन ट्राउट भी पाए जाते हैं, वो इंट्रोड्यूस्ड है 100 साल पहले, ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया। बट इनका जो एल्टीट्यूड रेंज देखेंगे, नीचे वाले एरियाज में हिमालय और ऊपर वाले में स्नो ट्राउट। इनका एरिया डिवाइडेड है और उनको नदी में ही रहना है और मेन रिवर छोड़ के साइड रिवर्स में जाते हैं। उनका ब्रीडिंग का जो क्यू है, वो टेम्परेचर और सॉइल रिवर में जो सेडिमेंट आएगा उसके हिसाब से होता है, जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि जो स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर होगा जब समर में ग्लेशियर पिघलने से पानी में चेंज होगा टेम्परेचर का, या बरसात होने समय तक हिमालयन रिवर्स में टेम्परेचर चेंज होगा, सेडिमेंट लोड भी चेंज होता है। उसके हिसाब से मेन रिवर छोड़ के मछलियां साइड रिवर में जाके ब्रीडिंग करते हैं। तो ये जो स्पीशीज हैं, इनमें आप देखेंगे कि उनको दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, उनको टेम्परेचर टॉलरेंस नैरो होता है। मतलब वो थोड़ा ही टेम्परेचर डिफरेंस रेंज पे रहते हैं, और कोई चेंजेस हो गया तो फिर वो वहां नहीं रह पाता। उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी नैरो है। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ प्रजातियां सिर्फ कुछ कुछ जगह पे मिलते हैं, उनका नैरो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। वो उसके बाहर नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका कंडीशंस वहीं मिलता है तो वहीं रहेंगे। तो स्नो ट्राउट है तो वो कुछ जगह पर रहता है, और वो चेंजेस होने में वो अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। क्लाइमेट चेंज का एक चीज है अडाप्टेशन। सारे प्रजातियां अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। जो अडाप्ट नहीं कर पाते हैं वो जानवर उन क्षेत्रों में वो खत्म हो जाएंगे। जो जानवर अडाप्ट कर नहीं पाते हैं, कुछ चले जाते हैं वहां से और दूसरी जगह भी जो उनका अच्छा लग रहा है वहां चले जाएंगे। तो वो एक हैबिटेट छोड़ के दूसरी जगह जाने का, इसको बोलते हैं मूवमेंट। रेंजिंग पैटर्न में चेंज आएगा। बट फिशेस के केस में वो उसको नदी में ही रहना है। तो अभी जो टेम्परेचर चेंजेस होने की वजह से इनको उसी एरिया में रहना है, एंड मैक्सिमम ये स्नो ट्राउट या मासीर, मासीर थोड़ा ऊपर जाएगा, स्नो ट्राउट और ऊपर जाएगा। और ज्यादा ऊपर जाने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो ऊपर जाके फिर खाने के लिए वहाँ कंडीशन जब अच्छा होगा वो तभी वो रह पाएंगे। तो किसी भी हैबिटेट में फिश रहने के लिए वहाँ का एनवायरमेंटल वेरिएबल्स जो है जो फेवरेबल होना चाहिए। अगर नहीं फेवरेबल होते वो फिर ना रह पाएंगे। फिर रहना एक चीज़ है, फिर अपना एक्टिविटीज जो करना है, जैसे ब्रीडिंग है, वो सब चेंज हो जाएंगे, या उनका जो ग्रोथ है वो कम हो जाएंगे। कंडीशंस अच्छा नहीं होंगे तो एक साल में अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बढ़ना है, वो आधा सेंटीमीटर ही बढ़ेंगे। तो ये सब ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में रिसर्च हुआ है, इससे पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये स्नो लेपर्ड के बारे में, और स्नो ट्राउट्स के बारे में कि स्नो लेपर्ड है जो हिमालय का एपेक्स प्रेडेटर है। उनका जीना उस हैबिटेट में, जो उनका खाना जो है, मैं जैसे बरल, कस्तूरमृग या आइबेक्स, जैसे माउंटेन गोट एंड शीप जो है, और मवेशियां जो है भेड़ बकरी जो वो भी खाते हैं, और छोटे जानवर रोडेंट्स, उनके ऊपर निर्भर है हैबिटेट। गर्मी होगा तो वो मूव करेंगे, बट उनका मूवमेंट फूड से डिपेंडेंट है। जहाँ फूड नहीं है तो वो ढूंढ ढूंढ के फूड जाएंगे जहाँ फूड मिलेगा। अगर आपका छोटे जानवर से लेके ये जो उनका हेर्बिवोर्स जो कहते हैं, उनका प्रे जो है, वो अगर शिफ्ट हो जाएंगे, स्नो लेपर्ड भी उसका एरिया शिफ्ट कर देगा। बाकी स्नो लेपर्ड का जब तक हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उस पे कि स्नो लेपर्ड will be dependent on their prey.
प्रे विल बी डिपेंडेंट ऑन हैबिटेट। सो इन सब का बेसिक्स है हैबिटेट ही है। हैबिटेट चेंज होने की वजह से ही ये सारा चेंजेस हम एक्सपेक्ट करेंगे। बट स्नो लेपर्ड हमेशा 3000 मीटर के ऊपर ही रहता है ज्यादा तरफ। तो उनको क्या है कि और ऊंचा कहाँ जाएंगे, तो परमानेंट जो स्नो लाइन है वो जब रिसीड होगा तो वहीं उनको रहना है। तो दे विल नॉट बी कमिंग मच बिलो। दूसरा जो आप क्लाइमेट चेंज में वजह से ग्लेशियर का पिघलना और फॉरेस्ट फायर, यस, ये तो वेल एस्टैब्लिश्ड है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स में मेल्टिंग ज़्यादा हो रहा है। एक दो होता है एक्सटेंट, कितना दूर कितना किलोमीटर एक ग्लेशियर होता है। दूसरा होता है उसके ऊपर कितने ऊंचाई तक आइस है, वॉल्यूम बोलते हैं ना, वॉल्यूम की बात है। मगर वो 1 किलोमीटर लंबा में ग्लेशियर है मगर पतला सा आइस का शीट है तो वो जल्दी पिघल जाएगा। ग्लेशियर का वॉल्यूम ही हम जो जियोलॉजिस्ट लोग मॉनिटर करते हैं, ग्लेशियर वॉल्यूम मॉनिटरिंग, ग्लेशियर जो लेंथ है वो भी मॉनिटर करते हैं, वॉल्यूम भी मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर रिसीड हुआ है वो तो सबको पता है। इवन दैट उसका पहले 50 साल पहले या 70 साल पहले गौमुख कहाँ था और आज कहाँ है वो सबको पता है। ये एक रिट्रीव हो रहा है। इसकी वजह से डेफिनेटली हमारा जो हिमालय को वाटर टावर्स ऑफ एशिया बोलते हैं। जितना ग्लेशियर्स हमारा छोटा बड़ा, दूसरा इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं हिमालय में गायब हो गए। मतलब वो आजकल ग्लेशियर न आ रहे हैं क्योंकि उनका जो एरिया था वो छोटा था, आइस उनके ऊपर जो रहता था वो भी छोटा था, और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से वो मेल्ट हो चुके हैं आजकल। छोटे छोटे ग्लेशियर्स कम भी हो गए, वैनिश हो गए। बड़ा ग्लेशियर्स का वॉल्यूम कम हो रहा है। ये एक रीजन मॉनिटरिंग में पता चल रहा है। दूसरा जो फायर्स है, हमारा फरवरी मार्च के महीने में हिमालय में हर जगह सब ट्रॉपिकल जंगल में, चीड़ की जंगल में आग लग जाता है। इंडिया में कोई भी आग नेचुरल नहीं होता है, हम सबको पता है। ये इंसान से लगाया जाता है क्योंकि उनको ये है कि पुराना घास जल जाए नया घास आएगा, ये तो हकीकत है, और जिसमें उनके मवेशियों के लिए फायदा होगा। इसमें जंगली जानवरों को भी थोड़ा बहुत फायदा होता है। बट कैसे जलाना है एक तरीका होता है, वो साइंटिफिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करते हैं, तराई एरिया में और प्लेन्स एरिया में करते हैं। हिमालय में भी मैनेज्ड वे में अगर फायर हो जाए जो गांव के आसपास थोड़ा थोड़ा, वो भी कंट्रोल्ड वे में होता है तो फायदा होता है। बट हर जगह सूखा है तो जलने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो इसीलिए एक बार आग लगा जाता है वो कंट्रोल बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है। देन इट इज वेरी डिफिकल्ट उसको कंट्रोल करने का। और जहाँ तक अडाप्टेशन की बात है, हमारे जो स्पीशीज हैं जैसे मैंने पहले कहा था, कुछ स्पीशीज सेंसिटिव होते हैं जो अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। उन स्थितियों में वो स्पीशीज खत्म हो जाएंगे। कुछ स्पीशीज जहाँ वातावरण उनके फेवरेबल में नहीं रहेंगे तो वो छोड़ के जाएंगे। छोड़ के जाने वाले में जैसे छोटे छोटे मेंढक या सांप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए भालू या स्नो लेपर्ड या कोई जंगली बकरी, वो ज्यादा दूर जा सकता है। काला बालू तो 100 जितना दूर जाना वो चले जाएगा छोड़ के। छोटे छोटे जानवर जा नहीं पाते। तो जैव विविधता में पौधों को तो कोई रास्ता है ही नहीं, वो जहाँ जहाँ है वहीं रहेंगे। और वो आग हो या बरसात हो या बर्फ हो वहीं रहना उनको। तो पौधों का क्या होगा, जो उसमें भी जो अडाप्ट नहीं कर पाते हैं वो पौधे खत्म हो जाते हैं। जो पौधे स्ट्रांग है अडाप्ट हो सकते हैं वो वहां रह लेंगे, ये क्लियरली हमको पता है। कुछ जानवर जो छोड़ सकते हैं वो छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे, इसलिए मूवमेंट दिखता है। कुछ जानवर ऊपर के इलाके जाएंगे जहाँ और ठंडक मिले, या कुछ लेटरली जाएं जहाँ उनको खाना मिले और पानी मिले। तो ऐसा होता है। जो नहीं जा पाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। या अगर खत्म नहीं होते हैं, उनका जो एक्टिविटीज है जैसे वो प्रजनन सक्सेसफुल नहीं होगा, उनका उनका अगला जनरेशन अच्छी तरह से नहीं आ पाएगा, तो देन देयर आर प्रॉब्लम्स। कोई इस साल नहीं होगा तो 2-3 साल बाद उनका पॉपुलेशन
बिल्कुल ही कम हो जाएगा। और इसमें बाकी कुछ चीज़ भी है बायोडाइवर्सिटी में। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक तरफ चल रहा है, दूसरा तरफ हम लोग हमारा जैव विविधता विविधता को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो लोकल स्थानीय लोग हैं, वो लोग उनका रोज का जो चारा घास या लकड़ी जो लेने लेने जाते हैं आते हैं, उनका एक रहता है। मवेशी जो अपने भेड़ बकरी चला लेके जाते हैं, उनका इम्पैक्ट जो होता है, जड़ी बूटी निकालने का इम्पैक्ट होता है। तो इंसान का इम्पैक्ट भी होता है एक हैबिटेट पे, और क्लाइमेट चेंज का भी होता है। कहीं कहीं हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि ये जो चेंजेस जो हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है या इंसान की जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि हमको बदलाव दिखता है, मगर बदलाव किस वजह से दिख रहा है वो अ, हम सही मतलब कॉजेस को सही तरीके से बताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल जगह बहुत कम है। मतलब कंट्रोल जगह मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई इंसान का जो एक्टिविटीज है वो बिल्कुल ना हो, ताकि हम कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, और अब अगला सवाल आपका लोकल कम्युनिटीज के बारे में। लोकल कम्युनिटीज जो स्थानीय लोग हैं उनका जो रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्लाइमेट चेंज को। सबसे बड़ा चीज़ हमारा गौर सरकार ये देखना चाहते हैं कि अडाप्टेशंस। देखिए, वो अगर खेती बाड़ी करने वाला पहाड़ में रहने वाला एक परिवार अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से वो एक धान प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो फिर इनको अडाप्ट कैसे करेंगे। फॉरेस्ट में अगर रिसोर्सेज कम हो रहा था, वो कैसे अडाप्ट करेंगे। तो ये सब हम उसी अडाप्टेशन की ही बात करते हैं हम लोग। तो उनको क्या है कि जंगल से उनका सारा सर्विसेज मिलता है। पानी, चारा, घास और ये लकड़ी सब कुछ उनको मिलता है। और वो लोग जो उनका क्षेत्र में जब रहते हैं, वो अपना लाइफ़स्टाइल बिल्कुल इंडिजिनस वे में जब रहेंगे, तो उनका इम्पैक्ट्स उनकी वजह से उतना ज़्यादा नहीं, जितना बाहर से जो इम्पैक्ट्स हो रहा, वो हिमालय के ऊपर जो आ सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल्स होंगे या बाकी जो हिमालयन फुटहिल्स में जो भी प्रॉब्लम्स होगा, उसका असर हिमालय के ऊपर भी पड़ेगा। दैट इज़ वेल नोन। तो हम एज़ अ देश में अगर हम कितना एनवायरमेंटल पोल्यूशन करेंगे, उसका असर कहीं न कहीं तो पड़ेगा, एंड हिमालय इज़ वन ऑफ देम। तो ग्रीन एनर्जी की जो बात चल रहा है, जैसे सोलार, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर को छोटा वाले माइक्रो हाइडल, मिनी हाइडल, किसी गाँव के लिए बिजली के लिए हमको बड़े-बड़े हाइड्रो पावर नहीं चाहिए, छोटे-छोटे 1 1 मेगावाट, 2 मेगावाट के नीचे आजकल वो है। अ, लोकल लोग को भी क्रॉप्स ऐसे आजकल मिल रहा है कि जो रेसिस्ट करता है कि फ्रॉस्ट को या प्रोडक्शन अच्छा हो। छोटा सीजन में उनका कैसे ग्रो करना है, हार्वेस्ट करना है। तो ये सब आजकल चल रहा है। आईसीएआर की रिसर्च है और बाकी एजेंसीज जो एनजीओज हैं जो इनको हेल्प कर रहे हैं। तो उनको लाइफ़स्टाइल में चेंज हो रहा है। अब अगर आप किसी बुज़ुर्ग से पूछेंगे, वो कहते हैं पहले बर्फ़ ज़्यादा होता था, बारिश अच्छा होता था। हम 1 साल में अच्छा धान अपने खेत से नहीं ले सकते थे। अब सब चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो चुका है। तो इसकी वज़ह से वो लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं आजकल। सो कुछ लोग दे आर नाउ लुकिंग एट very sustainable way of living and better production that they are trying to do. जहाँ तक आपका लास्ट सवाल है कि इज देयर स्पेस इन द टॉप, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें मैं यही बता सकता हूँ कि हिमालय में आपको नीचे मतलब 1000 मीटर से लगभग से लेके 8000 तक हमारा एवरेस्ट 8800 है, कंचनजंगा 8500, इन रेंज तक एरिया है। बट अगर आप देखेंगे जैव विविधता कहाँ तक मिल जाता है, वो 5500 के आसपास, थोड़ा कम ज्यादा। इसके ऊपर तो आपको परपेचुअल स्नो लेवल होता है। तो ये जो शिफ्ट की जब हम बात करते हैं, तो स्नो लाइन शिफ्ट होगा,
उसके बहुत साल बाद अल्पाइन एरिया में कुछ जड़ी बूटी आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, फिर कुछ जानवर वहां जा सकते हैं। ये ऊपर जाने का, शिफ्ट होने का संभावना है, मगर वो 1-2 साल में नहीं होगा। आप 50-100 साल एक जगह को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, तब पता चलेगा कि स्नो लाइन कितना रिसीड कर रहा है। उसके हिसाब से वहाँ का जो ग्लेशियल मोरेन्स और बाकी जो क्षेत्र हैं जिसमें कुछ भी कोई वनस्पति नहीं होगा 5800 मीटर्स में फॉर एग्जांपल, वहाँ कुछ उगने लगेगा, तब एक्टिविटी बढ़ेगा वहाँ, फिर जानवरों को जाने का चांसेस है। कहीं कहीं 5700 में भी कुछ जानवर मिल जाते हैं, वो रेयर। जनरली आपको स्नो लाइन कितना ऊपर जाएगा उसके हिसाब से रिस्पॉन्स भी होगा, बट ये जो जो मैं कह रहा हूँ वो इतना फास्ट नहीं होगा, और ये अनडिस्टर्ब्ड एरियाज में होता है, विल्डरनेस एरियाज में, और उसको भी हम मॉनिटर करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा। धन्यवाद।